नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम नाइजीरिया को ट्रंप की हमले की धमकी और बांग्लादेश में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक के स्वागत की तैयारी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और चीन को लेकर किया कौन सा बड़ा खुलासा। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी परमाणु परीक्षण पर ट्रंप की सफाई, पाकिस्तान सहित कई देशों द्वारा परीक्षण करने का दावा, चीन ने किया खंडन। ट्रंप ने कहा अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार उड़ाने जितना परमाणु हथियारों का भंडार मौजूद। भारत बहरीन के बीच 5वीं उच्च संयुक्त आयोग की बैठक, विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी पर दिया जोर। स्पेस फिनटेक में बहरीन के साथ सहयोग का आह्वान, गाजा शांति योजना के लिए दोहराया समर्थन। अफगानिस्तान में भूकंप का जोरदार झटका, कम से कम 20 लोगों की मौत, 500 से अधिक घायल। भारत ने भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर जताई संवेदना, भारत ने सौंपी राहत सामग्री। जापान की प्रधानमंत्री की अपने अपहृत नागरिकों की रिहाई की पहल, ताकाइची का मुद्दे को सुलझाने के लिए किम जोंग उन से मिलने का अनुरोध। 80 के दशक में हुआ था 13 जापानी नागरिकों का अपहरण। स्पेन में 2024 की बाढ़ से निपटने को लेकर फिर उठे सवाल, भारी विरोध के बीच वेलेंसिया प्रेसिडेंट माजोन ने दिया इस्तीफा। बाढ़ में 229 लोगों की हुई थी मौत। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। क्या अमेरिका अफ्रीकी देश नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है? ट्रंप के ताजा बयान के बाद यह सवाल सुर्खियों में है। नाइजीरिया में बड़ी संख्या में हो रही ईसाइयों की हत्या को इसका कारण बताया जा रहा है। ट्रंप ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना से कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि नाइजीरिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और फिर इस खबर पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। यूक्रेन और गाजा में शांति की राह निकालते निकालते लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ही किसी जंग में झोंक देंगे। ड्रग कार्टेल के बहाने पहले अमेरिका को वेनेजुएला के साथ जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया, अब अफ्रीकी देश नाइजीरिया को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि नाइजीरिया में ईसाई समुदाय को खुलेआम उत्पीड़न का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अमेरिका इस मुस्लिम बहुल देश में सैन्य कार्रवाई या हवाई हमले कर सकता है। रविवार को जब पत्रकारों ने ट्रंप से इस संबंध में सवाल पूछा कि क्या नाइजीरिया में हवाई या जमीनी हमले किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है। हालांकि साथ ही उन्होंने अन्य विकल्पों की भी बात कही। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को तेज सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। वे नाइजीरिया में बड़ी संख्या में ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कतई होने नहीं देंगे। इससे पहले ट्रंप ने नाइजीरियाई सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि अगर अपने देश के ईसाई समुदाय की रक्षा करने में नाकाम रहा तो अमेरिका उसकी आर्थिक मदद रोक देगा और जरूरत पड़ी तो बंदूक से आतंकियों का सफाया कर देगा। नाइजीरिया ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तो स्वागत किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि देश की संप्रभुता और अखंडता से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही ईसाइयों पर अत्याचार के आरोपों को सिरे से भी खारिज कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता नाइजीरिया की पहचान और संविधान सभी धर्मों की रक्षा की गारंटी देता है। The report or notion that there is a Christian नाइजीरिया में ईसाइयों के उत्पीड़न की बात बिल्कुल गलत है। ट्रंप का यह बयान नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में शामिल करने के बाद आया है। अमेरिका ने 2020 में नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में शामिल किया था, लेकिन 2023 में यह टैग हटा लिया गया था, लेकिन फिर से उसे इस सूची में डाल दिया गया है। इस पश्चिमी अफ्रीकी देश में करीब 53% लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, जिनमें अधिकतर सुन्नी हैं।
जबकि 45% आबादी ईसाइयों की है। हालांकि वे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो बड़े धड़ों में बटे हुए हैं। 22 करोड़ की आबादी वाला ये देश लंबे समय से बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों के हमलों से जूझ रहा है, जो इस्लामिक कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि बोको हराम अधिकतर हमले मुस्लिम इलाकों में करता है और इनके दंश का शिकार मुस्लिम भी बनते हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, प्रोफेसर हैं SIS JNU और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यह है कि नाइजीरिया को लेकर के जो ट्रंप कह रहे हैं कि वहाँ पर ईसाइयों की हत्या हो रही है, इस तथ्य में कितना दम है? देखिए, निश्चित रूप से वहाँ पर जिस तरीके के एथनिक और सेक्टेरियन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं नाइजीरिया में, वो एक चिंता का विषय है। वहाँ पे लगभग 10,000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और इसमें दो जो खास जो इसमें संगठन काम कर रहे हैं, वो एक निश्चित रूप से बोको हराम है और दूसरा जो इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका एक्टिव है। और वो ना केवल नाइजीरिया में ही एक्टिव है, वो पड़ोसी देश कैमरून, चाड, इन देशों में भी एक्टिव है। और इनका जो मोटिव है वो बेसिकली सलाफी इस्लामिज्म की बात करते हैं। ये जो शरिया रूल्स के माध्यम से या सुन्नी कट्टरपंथ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। लेकिन ये बात भी है कि जो वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे कम्युनल हार्मनी रहे और किसी भी पक्ष को, किसी भी धर्म के लोगों को इससे आंच नहीं। और ये बात, एक और बात इसमें मैं शामिल करना चाहता हूं कि ये बोको हराम का जो टारगेट है और इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका का जो टारगेट है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ईसाई कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं, उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है। वो जो लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स हैं जो इसमें है और शियाज हैं, उनको भी सीधा सीधा बोको हराम और ये इंस्टीट्यूशन टारगेट कर रहे हैं। एक चिंता का विषय है और अमेरिका निश्चित रूप से इस बात को थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम्युनल और जो क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में एक्सप्लेन कर रहा है। वो हो सकता है कि अमेरिका के अपने अफ्रीका में वेस्टेड इंटरेस्ट हो, उनकी निगाहें हो, जैसे वेनेजुला पे भी उनकी निगाहें हैं, लैटिन अमेरिका में अपना। संजय जी, इस सब के बीच जो नाइजीरिया की सरकार है उसकी ओर से जो आधिकारिक बयान आया है, उसमें कहा गया है कि अगर इस्लामिक जो चरमपंथी उग्रवादी वहाँ पर है उनके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करता है तो अमेरिका का स्वागत है, लेकिन संप्रभुत्व और अखंडता को लेकर के हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही सोच समझ के बहुत सेलेक्टिव स्टेटमेंट दिया है कि हम किसी भी तरीके के रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक कट्टरतावाद और जो कम्युनल वायलेंस जो हो रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए किसी भी ताकत हो, चाहे अमेरिका हो या कोई दूसरी ताकत हो, हम सबका सहयोग लेने के तैयार। हम भी उसी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हैं जो इससे अमेरिका लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि बिना वहां की सरकार और बिना वहां के राष्ट्रपति की सहमति के अगर अमेरिका अपनी सेना भेजता है तो ये ना केवल उस देश की संप्रभुता को सीधा सीधा उसका उल्लंघन है, ये पूरा जो UN चार्टर है, जो UN चार्टर बात करता है कि सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, रेस्पेक्ट फॉर टू अदर सोवरेनिटी और आप ये कहिए कि सह अस्तित्व की जो बात है उसका भी वायलेशन होता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप इस तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे जो नाइजीरिया की सोवरेनिटी का सीधा सीधा उल्लंघन हो। हाँ, ये कंसर्न निश्चित रूप से इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि कहीं पर भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है, अगर वो मिडिल ईस्ट में हो रहा है या अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है, और जिस तरीके से सीरिया और लीबिया, इन कंट्रीज में हमको देखने को मिला कि इस्लामिक स्टेट बहुत एक्टिव है, वहां पे ISIS भी एक्टिव है और ये नए बोको हराम और ये जो अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी को वेपन्स के माध्यम से दुनिया पे थोपने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में हमने देखा कि वेपन्स के माध्यम से
जो वहाबिज्म है और इस्लामिज्म है उसको थोपने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ ना केवल अमेरिका, मुझे लगता है दुनिया के सभी देश एकजुट होके एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कल्चर की बात करना चाहिए। सर यहाँ पर लेकिन एक सवाल और आता है कि कहीं ना कहीं एक तीसरी थ्योरी पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट जागा है नाइजीरिया में, कहीं ना कहीं अमेरिका नाइजीरिया को तोड़ना चाहता है। जो ईसाई बहुल इलाका है और जो मुस्लिम बहुल इलाका है, दोनों को अलग करना चाहता है। क्या अमेरिका का ऐसा कोई मोटिव भी हो सकता है जो केवल जो इस्लामिक स्टेट या बोको हरम से लड़ने के अलावा कुछ और? देखिए, वेस्टर्न पावर्स का और हेजेमोनिक पावर का हमेशा डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी रहता है। वो डिवाइड करके एक तरीके से इस तरीके की वेस्टर्न और वेस्टफेलियन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक और मैं बात आपके माध्यम से जोड़ना चाहता हूं कि अमेरिका के अपने जो वेस्टेड और जो इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में मिनरल रिच कंट्रीज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स इन देशों में है, चाइना का वहां प्रभुत्व तो बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका इन चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, डेमोक्रेसी हो, कम्युनल राइट्स हो, इनके माध्यम से दोबारा से अपने प्रभुत्व को इन देशों में मजबूत करना चाहता है। मुझे लगता है उसी कड़ी में नाइजीरिया में भी ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। अब वो मिलिट्री एक्शन यूएन चार्टर के हिसाब से लेंगे या फिर वो एकदम हेजेमॉन के रूप में लेंगे, ये एक विषय है जिसको दुनिया देखेगी और दुनिया संज्ञान लेगी। और इस तरीके की जो ताकत है जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अगर किसी भी सोवरेनिटी का वायलेंस करती है तो वो ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वहां की जो इलेक्टेड सरकार है और वहां पर जो वहां पे प्रशासन है, जो तंत्र है, वो अमेरिकन पैटर्न का है। अमेरिका को ही नकल किया हुआ वहां पे पूरा प्रशासन है। वहां पे फेडरल रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। तो मुझे लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ सहमति करके अगर रेडिकल ताकतों से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से अप्रिशिएट होगा अमेरिका का स्टैंड। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। कभी वो इतिहास को बदलकर पाकिस्तान और कट्टरपंथियों से नज़दीकी बढ़ाता है, तो कभी भारत के खिलाफ साजिश को और धार देता है। ताज़ा घटनाक्रम में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का बांग्लादेश में भव्य स्वागत करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर जब भारत ने चिंता व्यक्त की तो बांग्लादेश ने उल्टा ही जवाब दे डाला। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ देश बल्कि अपनी विदेश नीति की भी धारा मोड़ दी है। जन्मजात से जो मुल्क दुश्मन था अब वो चहेता हो गया है और जो देश अस्तित्व में लाने से लेकर हर पल साथ खड़ा रहा उसी से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तो बांग्लादेश भारत के वांछितों पर हाथ रखने की साजिश रच रहा है। लंबे अंतराल के बाद बांग्लादेश भारत के भगोड़े विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार है। 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक जाकिर नाइक बांग्लादेश में होगा और पूरे देश में घूम घूम कर कार्यक्रमों में शिरकत करेगा। इस पर हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो भारत में वांटेड है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वहां जो भी जाएगा वहां के लोग उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे और हमारी सुरक्षा चिंताओं का समाधान करेंगे। इस पर रविवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा भी यही मानना है कि किसी भी देश को किसी देश के आरोपी या भगोड़े को शरण नहीं देनी चाहिए। उसका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर था। भारतीय विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के एक दिन बाद बांग्लादेश ने नोटिस जारी कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 260 लोगों को देशद्रोह के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि यूनुस सरकार ने भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को बचाने के लिए ये कदम उठाया है जो कुछ ही दिनों में बांग्लादेश जाने वाला है। शेख हसीना सरकार ने जुलाई 2016 में ढाका के होली आर्टिजन बेकरी में हुए आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक के चैनल पीस टीवी पर बैन लगा दिया था। जाकिर पर आरोप लगा था कि ढाका के हमलावर उसी का यूट्यूब देखकर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े थे। जब यह हमला हुआ तब जाकिर नाइक भारत में था। जब हमले के तार जाकिर नाइक से जुड़ने की खबरें आम होनी तो वो देश छोड़कर भाग निकला और तब से फरार है। भारत में उस पर हेट स्पीच और सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप है। जाकिर नाइक पर कई आतंकी संगठनों का समर्थन करने का भी आरोप लगता है। जाकिर नाइक बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। करीब साल भर पहले पाकिस्तान ने उसकी राष्ट्रव्यापी यात्रा की मेजबानी की थी। ये वही दौर था
जब पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे थे। इस दौरान बांग्लादेश में आईएसआई की गतिविधियों में अचानक वृद्धि देखी गई। जाकिर ने पाकिस्तान में कई ऐसे संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात की जो न सिर्फ यूएन द्वारा आतंकवादी घोषित हैं, बल्कि भारत के खिलाफ दिन रात साजिश में जुटे रहते हैं। तो आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बांग्लादेश के युवाओं को वर्गलाने के लिए कहीं आईएसआई जाकिर का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, ये जो जाकिर नाइक का मामला है, भारत की ओर से चिंता व्यक्त की गई है बांग्लादेश के सामने, लेकिन वहां से उल्टा ही जवाब आ रहा है। देखिए, इसके दो तीन पहलू साफ साफ है। पहली बात तो ये बांग्लादेश नहीं, ये बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के विचार और विचारधारा को मानने वाले और उसको को आगे बढ़ाने वाले लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं। और उसी जमात में मोहम्मद यूनुस भी शामिल हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो इलेक्टेड सरकार नहीं है, वो इंटरिम गवर्नमेंट है। वो उसके पास उसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है। अब वो इस तरीके की रेडिकल और इस्लामिक ताकतों के माध्यम से, या ये कहिए कि जो पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोगों के माध्यम से अपनी आपको अपनी सत्ता को बनाए रखना आगे चाहते हैं। और इसी ही कड़ी में जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं, जो 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने उनसे अलग हो गए थे, उनके विचार नहीं बन रहे थे, वहां पे दोबारा से पाकिस्तान अपने विचार को मजबूत करना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि जाकिर नायक को क्यों बुलाया जा रहा है। देखिए, जाकिर नायक निश्चित रूप से एक हेट स्पीचर है, वो इस्लामिक प्रीचर है और पाकिस्तान में उसको एक रेड कारपेट वेलकम मिला। वहाँ की सेना और आईएसआई से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेक्सेस है, और वही नेक्सेस जो है आईएसआई और जाकिर नायक के माध्यम से जो बांग्लादेश के जो उग्रवादी संगठन है, जैसे जिसमें जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश है, वो उसके लोगों को, उसके युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। और जाकिर नायक के ही विचार से और भाषणों से प्रभावित होकर आपने सुना होगा कि 2016 में जो होली आर्टिजन कैफे पर जो एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें लगभग 16 विदेशी नागरिक मारे गए थे, उसमें एक भारतीय लड़की भी शामिल थी। तो ये जो कभी से ही प्रयास हो रहा है आईएसआई और जाकिर नायक के माध्यम से कि बांग्लादेश को दोबारा से रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जाए, और बांग्लादेश में जो एक जमात इस्लाम और बीएनपी की सरकार के समय में जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद पनपा था, उसको दोबारा से पनपाने का प्रयास किया जाए। और उसमें जो भागीदार हो रहा है, जो इसमें गठजोड़ हो रहा है, वो वहाँ का मोहम्मद यूनुस और जो इंटरिम सरकार है, जिनका मेन मैंडेट था कि वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया जाए, वहाँ पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को दोबारा से स्थापित किया जाए, वो ये काम ना करके और इस तरीके के ह्यूज स्टेटमेंट 3 से 5 बार उन्होंने अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दिए। जब वो चीन गए तो भारत का कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश लॉक्ड है। ढाका यूनिवर्सिटी में जब नारे लगे कि हमार बाबर तुम्हार बाबर सब और बाबर बाबर, बाबर वो था जो नॉर्थ ईस्ट में आर्म्स की सप्लाई करता था, ड्रग्स की सप्लाई करता था, वो होम मिनिस्टर था 2001 से 2006 के बीच में, उसके विचार को एंडोर्स करता है। और अभी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो मैप्स को उन्होंने गिफ्ट किया वहां के मिलिट्री जनरल को, तो ये जो नेक्सेस बना हुआ है मोहम्मद यूनुस और जो पाकिस्तान आर्मी आईएसआई के बीच में जो नेक्सेस बना हुआ है, वो बेसिकली बांग्लादेश को डिट्रैक्ट करना, जो उसकी सेकुलर प्रोग्रेसिव एक जो फैब्रिक थी, जो क्रेडेंशियल थी, उसको डिट्रैक्ट करके पाकिस्तान के पाथ पे उसको आगे बढ़ाने का ये एक प्रयास है। लेकिन मैं जानता हूं कि बांग्लादेश की जनता जो है सेकुलर और डेमोक्रेटिक और कल्चरल बंगाली नेशनलिज्म में विश्वास करती है। अवामी लीग उसका नेतृत्व करती रही है। दोबारा से सर यहीं पर एक सवाल आता है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि अवामी लीग किस तरह से वहां पर लाखों लोगों का नेतृत्व करती है, शेख हसीना का एक बयान आया है अभी कुछ दिन पहले, और उनका कहना है कि अगर वहां पर चुनाव कराए जाते हैं तो जो अवामी लीग के समर्थक हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका क्या कुछ असर होगा?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लोकतांत्रिक एक स्टेप है शेख हसीना जी का। आज भी आप मान के चलिए कि जो वहाँ पे एक पैन इस्लामिक पैन बांग्लादेश जो पार्टी है, जिसका बांग्लादेश में हर गली में, हर प्रांत में, हर जगह पे जिसका प्रेजेंस है, वो बांग्लादेश अवामी लीग है। और अवामी लीग अगर आज भी चुनाव होते हैं तो मान के चलिए कि 30 से 35% जो वोट, लेकिन उनको तो बैन कर दिया गया है ना वहां पर। नहीं, वो मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि उनको ये देखिए, शेख हसीना जी को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जब तक वो वापस नहीं जाएगी तो उनको लगता है कि वो अवामी लीग सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है ये एक गलत धारणा है। अवामी लीग के समर्थक आज भी बांग्लादेश में बहुत मजबूत है और बांग्लादेश के लोग इन रेडिकल और पाकिस्तानी विचार के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि एक अगर अल्टरनेट नहीं रहेगा तो उनको एक तरीके से एक सेफ पैसेज मिल जाएगा और रेडिकल ताकतें दोबारा से बांग्लादेश में हावी हो जाएगी। तो इलेक्शन को इंक्लूसिव बना के अगर वहां पर चुनाव होते हैं और उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं तो अवामी लीग जैसे जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं बांग्लादेश में, वो इन जो कट्टरपंथी रेडिकल फोर्सेज है, इस्लामिक फोर्सेज है, जो पाकिस्तानी फोर्सेज है, उनको डिफीट करने में सक्सेसफुल होगी। इन्होंने बार ये किया, 1971 में इनको डिफीट किया, 1989 में इनको डिफीट किया, 2008 में इन्होंने इनको डिफीट किया, तो बार और जब शाहबाग मूवमेंट हुआ तब डिफीट किया। तो मुझे लगता है कि अवामी लीग को एक्टिवली काम करके इन रेडिकल फोर्सेस को खत्म करना चाहिए और वहां पे सेकुलर डेमोक्रेटिक। बिल्कुल, हालांकि अवामी लीग की अभी मुश्किल यह है कि अवामी लीग को वहां पर बैन कर दिया गया है, तो काफी मुश्किल है अवामी लीग के लिए वहां पर चुनाव में हिस्सा लेना। कॉन्स्टिट्यूशनली वो कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता में अभी भी अवामी लीग के करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहां पर अगर बीएनपी और अवामी। संजय जी, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ सामने रखने के लिए। एक और छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियारों के परीक्षण करने के फैसले का बचाव करते हुए खुलासा किया कि पाकिस्तान भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। एक अमेरिकी चैनल को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। अपने दावे का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो भूमिगत तरीके से परीक्षण करते हैं, जिससे लोगों को ठीक से पता नहीं होता कि परीक्षण में क्या हो रहा है, आपको थोड़ा कंपन महसूस होता है। चीन ने ट्रंप के दावे का खंडन किया है। वहीं ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए परमाणु हथियार हैं। भारत और बहरीन के बीच नई दिल्ली में 5वीं उच्च संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जैनी ने की। जयशंकर ने कहा कि भारत और बहरीन के बीच सदियों पुराने रिश्ते अब नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बड़ा झटका देते हुए उनके उस आदेश को स्थगित कर दिया है जिसमें उन्होंने पूर्व सरकार के द्वारा विदेशों में नियुक्त 11 राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया था। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। जहां यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई जारी है, वहीं यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा संस्थानों पर बड़े हमले किए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें नहीं मिल पाएंगी। फिलहाल वो ऐसे किसी समझौते पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहते। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा है कि उन्होंने दशकों पहले उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को सुलझाने के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिलने का अनुरोध किया है। दरअसल उत्तर कोरिया ने 2002 में स्वीकार किया कि उसके एजेंटों ने 1970 और 80 के दशक में 13 जापानी नागरिकों का अपहरण किया था।